દેશની રક્ષા માટે અડીખમ રહેતા સૈનિકોનો આભાર વ્યક્ત કરવા અને શહીદ વીરોના બલિદાનને યાદ કરવા વડોદરા એનસીસી બટાલિયન ખાતે 22મા કારગિલ વિજય દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કેમ્પમાં વડોદરાના 100 એનસીસી કેડેટ્સ રક્તદાન કરી કારગિલ યુદ્ધ દરમિયાન વીરગતિ પામેલા સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। રક્તદાન શિબિરમાં કર્નલ ફલનકલે અને એનસીસી કેડેટને દેશની સેવા કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। તેમણે તેમના અનુભવો અને કારગિલ યુદ્ધની ઝાંખી આપતા કેડેટ્સમાં ઉત્સાહ જગાવ્યો હતો તેમજ કારગિલ યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા વીરોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। મંત્રી શ્રી યોગેશ પટેલે એનસીસી કેડેટનું સંબોધિત કરતા સૈનિકોના બલિદાનને યાદ કર્યું હતું। જણાવ્યું કે આપણા દેશનું યુવાધન ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય છે। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે દેશની રક્ષા માટે હંમેશા સતર્ક અને એકજૂટ રહેવું આવશ્યક છે। આજે 26 જુલાઈ 2021 આજથી 22 વર્ષ પહેલાં તત્કાલીન આપણા પ્રધાનમંત્રી વાજપેયીના સમયે પાકિસ્તાને જે કારગિલ યુદ્ધ છેડેલું એની યાદમાં આજે 22 વર્ષ પછી આપણે એ વખતના જે શહીદો છે એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આજનો કાર્યક્રમ હતો। આપણા બહાદુરોએ પાકિસ્તાનને એ વખતે પીછેહટ કરાયેલી। ભવિષ્યમાં પણ ચાઇના હોય, પાકિસ્તાન હોય કે અન્ય દેશો હોય, આપણા વીર જવાનોમાં એટલી તાકાત, એટલી ખુમારી છે કે આજ સુધીના જેટલા યુદ્ધ છેડાયા છે એમાં આપણે ભવ્ય જીત પામી છે એને ઉજવીએ છીએ। ભવિષ્યમાં પણ આપણા જવાનો કોઈ પણ જગ્યાએ પીછેહટ નહીં કરે એવી આજના દિવસે આ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું અને ભવિષ્યમાં જે પણ દેશો કોઈ બી અડપલું કરશે એના આવો જ જવાબ મળશે। नमस्कार। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। हमारे एनसीसी बटालियन में कुछ कैडेट्स ने और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पवन साहब ने, जयेश भाई पटेल, मनीषा वकील, ये जो हमारे धारासभ्य हैं, इन सबको बुलाया और बाकी ऑफिसर्स को बुलाया। गर्व की बात यह है कि आज का दिन हम सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि 26 जुलाई की जो 70 डेज़ की जो लड़ाई थी वो टफेस्ट लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज़्यादा। ये लड़ाई 8000 फुट से 13000 फुट के ऊपर लड़ाई लड़ी, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई बचने के लिए जगह नहीं, और खड़ी चढ़ाई के ऊपर हमारे जवानों ने, क्यों हुआ? पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था उनका कि जनवरी फरवरी में हम पीछे हट जाते हैं, बिकॉज वो इनहॉस्पिटेबल टेरेन है। वहाँ इतना बर्फ़ होता है, 15 से 30 फुट का बर्फ़ होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, ऑक्सीजन नील हो जाता है वहाँ पे। दोनों ने 1972 में एग्री किया था शिमला करार में, लेकिन मुशर्रफ क्या था, मुशर्रफ ने 84-86 में मार खाया था। ही वॉज द ब्रिगेडियर दैट टाइम। उसको सियाचिन ग्लेशियर पे अटैक करके लेना था, लेकिन कर नहीं पाया। अब वो आर्मी चीफ बना। तो फरवरी में जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे गए लाहौर में, ये भाई साहब वहाँ उसको सलाम करने भी नहीं गए, क्योंकि ये उस वक़्त फरवरी से हमारे जो पाकिस्तानी के जो उसके बच्चे हैं उनको भेजता था आगे। और जब हमने नोटिस किया, हमारे बकरवाल ने बताया कि साहब ये तो मोटर नज़र आ रही है, ये तो रॉकेट लॉन्चर लेके जैसे, ये नहीं है, सब सीमेंट की बैग नहीं है, ये कोई फौजी लग रहे हैं। तो हमारे मिलिट्री ऑपरेशन ने बात किया तो पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि सर ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो भला बापा, नॉन स्टेट एक्टर्स अगर है तो लड़ाई के बाद जैसे हम महावीर चक्र, परमवीर चक्र, सेना मेडल दिए, बहुत कुछ हमने सम्मान किया हमारे फौजियों का, तो तूने इनका क्यों किया? इसने भी तकरीबन 35 जो इक्विवेलेंट हमारे जैसे हैं, जो अवार्ड है बैटल ऑनर, जो उसके गैलेंट्री अवार्ड्स क्यों दिए? फिर वो तो सिविलियन को नहीं मिलते ना। अगर आप बोलते ही आतंकवादी है या नॉन स्टेट एक्टर्स है, तो झूठ पे झूठ पे झूठ। अब इस चक्कर में ऊपर से आया हुकुम एट एनी कॉस्ट, आपने इंक्लूड किया है, आपने हमारा कारनामा, हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं। अब जब माउंटेन की लड़ाई होती है, जैसे पंजाब में आप लड़ाई लड़ोगे 1:3 का रेशियो होता है, એટલે एक प्लाटून के सामने 3 प्लाटून जाती है।
लेकिन जब पहाड़ी के अंदर जब एक प्लेटून ऊपर दुश्मन की बैठी है तो आपको 12 से 15 प्लेटून भेजनी पड़ेगी। और इसने 6 से 7 बटालियन वहाँ भेजे हुए नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जिनकी डेड बॉडी को हमने इज्जत के साथ, यहाँ तक कि उनका एक ऑफिसर था तोलोलिंग के ऊपर, उसके भी डेड बॉडी के ऊपर ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने जेब में साइटेशन लिख के रखा था कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये हम लोग हैं, वॉर के बाद वी आर ऑल सोल्जर्स, ही द सोल्जर, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ था। तो ब्रिगेडियर साहब ने बोला ना उसकी डेड बॉडी यहाँ लाओ, नीचे उतारा, उसको देखा, उसकी वो पॉकेट पर रखा कि इसने बहुत अच्छा काम किया। तो सोल्जर इज सोल्जर, यही तो रूल है ये। लेकिन पाकिस्तान कभी मानता नहीं, शर्म की बात है। ये पीओके का मेजर है, इस नेम इज कैप्टन कर्नल शेख, कैप्टन कर्नल शेख। अब ये सब चीज़ें, हमारे भी कई बच्चे शहीद हुए, नंगे पैर ऊपर चढ़े हमारे कैप्टन साहब, तो ऊपर जा करके वो फिर उनको मार करके, कुकरी से मार करके, और ऊपर से नीचे गिर गए। हम इन लोगों को कैसे भूल सकते हैं? हम इन बच्चों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने कुर्बानी, जिनके पास कुछ इतना नहीं था। फिर बाद में जब लास्ट में अटैक करना था तो 130 से 140 तोहफे आई। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह हमारा आर्टिकल हैं, और फिर ऐसा टारगेट सैचुरेट किया हुआ है। ये जून के फर्स्ट सेकंड वीक की बात है, ऐसा हुआ है। उसके बाद हवाई जहाज भी आ गए, बहुत लेट आया, ये नहीं होना चाहिए। ये पहले दिन से ही हवाई जहाज ठोकना शुरू करना चाहिए। काय को रखा हवाई जहाज पर? नेवी वालों ने कितना अच्छा काम किया कराची के ऊपर, उनका ऑपरेशन तलवार था, इनका ऑपरेशन सफ़ेद सागर था अपना, और हमारा ऑफ विजय था। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि इन्होंने कैसी कुर्बानी दी है, इनकी कुर्बानी आप मत भूलिए। आपके माध्यम से मैं सरकार को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जवानों को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, सबको बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेड गियर, ऑटोमेटिक वेपन्स, एडवांस स्टेज वाले आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ज़माने में आ रहे हैं, लेकिन उसको ज़्यादा जल्दी प्रोक्योर करो। और दूसरी बात, हवाई जहाज, राफेल भी आ रहा है, सबमरीन भी आ गए, और ज़्यादा में, जब तक आपके पास मिलिट्रीली आप स्ट्रांग नहीं होंगे ना, आप कोई भी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठ सकते। और इसीलिए हमारे जो 20 जवान शहीद हुए गलवान में, आपने देखा चाइना में, पहली बार चाइना को बिना हथियार के हमारे जवान सालों उनको ठोक के आए, और वो बोलते हमारे 43, अरे उनके 100 के आसपास गए हुए हैं। वो डर गए कि अगर बिना हथियार के हिंदुस्तान की फौज चाइनीज़ को ठोक सकती, तो ऐसे ही मनोबल बढ़ता है। और इसीलिए अमेरिका ने जो बोला उसको 4 जुलाई को नवाज शरीफ गया, तू खाली कर, तूने तेरा करार तोड़ा, वापस जा जल्दी, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। चाइना ने मैं उसको जूते मारे उस टाइम पे कारगिल वॉर में। तो काहे को यार, वाई कांट यू अंडरस्टैंड इंसानियत नाम की चीज़? ये पाकिस्तान विल नेवर अंडरस्टैंड। इन पे कभी भरोसा नहीं करना है। हम मेंटली तैयार हैं, हमारे उस वक्त मलिक साहब बोले फिजिकली मेंटली वी आर स्ट्रांग, ठीक है ना, पर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास काम है। द स्पिरिट इज स्ट्रांग बताया, बॉडी इज वीक बताया। आज बॉडी वीक नहीं है, आज वो नहीं है 1947 वाला हिंदुस्तान, आज 2021 है। बिल्कुल इतने डिप्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट, आमने सामने डिप्लॉय हो गए है ताकत तो आ जाओ। ऑल आउट ऑपरेशन का ऑर्डर मिला, मेरे टाइम पर नहीं था, जब मैं सीओ था नहीं था, बहुत मुश्किल होती थी यार। अब सब ऑर्डर क्लियर हो गए। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि ये जो प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिससे आज का हर एक आदमी फौज में ना आवे। आप लोग भी मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये जो कारगिल वॉर है, इट इज़ मीडिया वॉर। मीडिया की वजह से लोगों को मालूम पड़ा तोहफे कैसे फायर करती, ज़मीन कैसे है, पहाड़ कैसे, पहले कहाँ था। तो आप करेक्ट रिपोर्टिंग करिए, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, कोई अच्छा बैंक में ऑफिसर बने, इसीलिए हम आया हुआ है, कोई ऑफिसर बने, कोई पुलिस में जाए, लेकिन देश का अच्छा नागरिक बने। और हमारा धर्म है इंसानियत, इसको हम आपसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका परिचय सर? मैं कर्नल विनोद फालनीकर, मैं निवृत्त हूँ, रिटायर्ड हूँ रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से। थैंक यू सर। और मैं एनसीसी का ही था कैडेट लॉन्ग टाइम बैक, और यहीं से आर्मी ज्वाइन की 1967 में। मेरा बेटा भी कर्नल है। मेरे कई बच्चे गुजरात के आपने सुना होगा, आज 183 बच्चे फौज में ऑफिसर बने, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया। तो ये कहना गलत है कि गुजराती फौज में जाता नहीं। ट्रेनिंग करो, मनोबल बढ़ाओ, क्यों नहीं करेंगे? क्यों गुजरात का कंट्रीब्यूशन नहीं है? ऐसे ही कंट्रीब्यूशन होता है। धन्यवाद।